सो योगा साइकोथेरेपी मास एजुकेशन के ये जो 12 वेबिनार सीरीज के वर्कशॉप में ये जो एक पंडित जी ने सेशन रखा है, एवरी फ्राइडे अलग अलग साइकेट्रिस्ट लोगों से आपकी चर्चा होती है, अलग अलग विषयों के बारे में आपको बताया जाता है। तो एक तरीके का ये जो मास एजुकेशन का जो जिम्मा पंडित जी ने उठाया है, ये बहुत ही अच्छा उपक्रम है, क्योंकि साइकेट्री या साइकोलॉजी इस विषय के बारे में आम जनता को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि साइकोलॉजी साइकेट्री एक ऐसा फील्ड है जो जीवन से जुड़ा हुआ है, हमारे रोज के जीवन से जुड़ा हुआ है। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस दुनिया में जिसकी लाइफ में स्ट्रेस ना हो या कोई टेंशन ना हो, या कभी ना कभी तो आज नहीं तो कल नहीं तो पहले होके गया है। तो हर एक इंसान को अलग अलग सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, स्ट्रेस में से गुजरना पड़ता है। तो कहते हैं ना कि अगर स्ट्रेस ही नहीं होता तो आदमी निखरता कैसे, है ना। जैसे जो सोना है, वो सोना कब चमकता है? जब उसको तपाते हैं तो चमकता है ना। तो वैसे स्ट्रेस भी जरूरी है ना। और वो स्ट्रेस को हम लोग कैसा हैंडल करते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए साइकेट्री या साइकोलॉजी इस विषय पे जो भी लेक्चर्स और इंटरेक्शंस जो आपने अभी तक अटेंड किए हैं, आपको ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें से मिला होगा जो आप अपनी ज़िंदगी में उतार सकते हो। ऐसी चीज़ें मिली होंगी आपको। तो आज भी ऐसा ही एक विषय लेकर हम लोग आए हैं, वो है एडिक्शंस के ऊपर। जैसे एडिक्शंस एडिक्शंस के बारे में आपने सुना होगा कि जिसको हिंदी में बोलते हैं कि व्यसन। तो व्यसन क्या होता है? व्यसन कुछ चीज़ों का होता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, सिगरेट, दारू, गांजा, अफीम, ब्राउन शुगर, ऐसे अलग अलग ड्रग्स भी हैं जिसका लोग व्यसन करते हैं। और व्यसन जो होता है वो हमारे बिहेवियर का भी होता है, तो जिसको बिहेवियरल एडिक्शंस बोलते हैं। तो बिहेवियर वाले व्यसन कौन से होते हैं? तो जैसे मोबाइल का एडिक्शन है, इंटरनेट का एडिक्शन है, गैम्बलिंग का एडिक्शन है, कुछ लोगों को जुए की लत लग जाती है तो वो भी एडिक्शन ही होता है। कुछ लोगों को पोर्नोग्राफी का एडिक्शन होता है, जैसे ब्लू फिल्म्स देखने का एडिक्शन होता है। कुछ लोगों को चैटिंग या फ्लर्टिंग का एडिक्शन रहता है। तो इस टाइप के जो एडिक्शन है इसको बिहेवियरल एडिक्शंस बोलते हैं। तो एडिक्शन को समझने के लिए चलो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे शराब का उदाहरण लेते हैं। तो जब भी जनरली जो लोग शराब पीना शुरू करते हैं तो वो क्यूरियोसिटी से शुरू करते हैं, या फ्रेंड्स के दबाव में आकर शुरू करते हैं, या सोशली शुरू करते हैं। जैसे कोई गेट टुगेदर है तो वहाँ पे बाकी सब लोग ड्रिंक ले रहे हैं, तो चलो आउट ऑफ प्लेस नहीं लगना चाहिए, इसलिए हमने भी ले लिया थोड़ा। तो शुरू शुरू में जब होता है वो कभी कभी लेते हैं, हफ्ते में एक बार लेते हैं, या कभी कभी ओकेजनली लेते हैं, ओकेजन होगा तो लेते हैं। और फिर उसका जो प्रमाण है कभी कभी वो बढ़ते जाता है, तो हफ्ते में 2 बार, फिर 3 बार, फिर कभी कभी कुछ लोग रेगुलर लेना शुरू कर देते हैं। तो जैसे जैसे कोई एक व्यसन है, जैसे हमने शराब का उदाहरण लिया है, तो वो आप रेगुलर करने लगते हैं तो आपके बॉडी को उसकी आदत हो जाती है। तो जो इफेक्ट उसका जो आता था, जो कम क्वांटिटी में उसका इफेक्ट आता था शुरू में, वो आगे चल के 2 या 3 पैग में आपको वो इफेक्ट नहीं आता है। तो एक तरीके का बॉडी को आदत हो जाती है उस चीज की, तो उसका इफेक्ट नहीं आता है। उसको टॉलरेंस बोलते हैं हम लोग, टॉलरेंस डेवलप हो जाता है। तो टॉलरेंस डेवलप होना, तो वही टाइप का जो नशा होने के लिए, किक बैठने के लिए आपको ज्यादा क्वांटिटी का सेवन करने की जरूरत पड़ने लगती है। तो ये एक एडिक्शन का लक्षण है कि जब ऐसा होने लगता है तो एडिक्शन हो गया है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। और जब वो जिस वस्तु का एडिक्शन हो गया है, अगर वो वस्तु ना मिले, वो चीज ना मिले, तो अगर तकलीफ होने लगती है, जैसे बेचैनी होने लगती है, तो उसको बोलते हैं कि विड्रॉल सिम्टम्स आने लगते हैं। तो ये भी एक एडिक्शन का लक्षण है। तो जैसे शराब का हमने उदाहरण लिया था, तो जिनको शराब की आदत हो जाती है, जिनको व्यसन हो जाता है शराब का, तो उनको शराब ना मिलने पर
कुछ तकलीफ होने लगती है, जैसे रात को नींद नहीं आती है, हाथ कांपने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है, चिड़चिड़ होने लगती है, और एक खिंचाव उसकी तरफ महसूस होने, क्रेविंग बोलते हैं जिसको हम लोग, कि क्रेविंग होने लगती है। तो जब ये सब लक्षण जब आने लगते हैं, जब वो चीज ना मिलने पर, तो वो भी एक एडिक्शन का लक्षण है। तो जब आपके आम जिंदगी में, रोज के जिंदगी में इस एडिक्शन का प्रभाव होने लगता है, असर पड़ने लगता है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे असर पड़ने लगता है, तो तब वो एक प्रॉब्लम हो गया है, एक डिसऑर्डर हो गया है, ऐसा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जिनको शराब की आदत रहती है, तो वो अगर रात को शराब ज्यादा हो गई तो सुबह लेट उठते हैं, तो उस दिन ऑफिस में छुट्टी कर देते हैं। या शराब बार बार लेने की वजह से उनके खाने पीने पर असर पड़ जाता है, उनका खाना कम हो जाता है। तो उनकी रोज की जिंदगी पर जब असर पड़ने लगता है, तब हम उसको बोलते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, तो अब उसको इलाज की जरूरत है। तो अक्सर जो लोग व्यसन करते हैं, वो अपना व्यसन मानने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, उसको हम लोग डिनायल बोलते हैं। कि वो बोलते हैं कि नहीं, मुझे कोई आदत नहीं है, मैं तो कभी कभी लेता हूं, मैं तो कम लेता हूं। तो वो जस्टिफाई करते रहते हैं कि मुझे प्रॉब्लम नहीं है, स्वीकारते नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम है करके। तो ये जो डिनायल होता है, इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग मदद नहीं लेते हैं। जो लोग मदद करना चाहते हैं, वो लोग से भी मदद नहीं लेते, उनसे दूर भागते हैं उल्टा। जो दोस्त है, जो सच्चे दोस्त है, वो समझाने जाते हैं तो उनको टालते रहते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि अक्सर जब आदत बढ़ जाती है, जब उसका असर जीवन पे बढ़ जाता है, तब जो रिश्तेदार होते हैं वो उनको जबरदस्ती सलाह लेने के लिए लेके आते हैं। तो अक्सर तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है। जैसे अभी जो लोग शराब पीते हैं, उनके लिवर पे असर पड़ जाता है, उनको पीलिया हो जाता है, उनकी नौकरी छूट जाती है, उनके रिश्तों में दरार आने लगती है, उनका घर में मन नहीं लगता है, घर में ध्यान नहीं रहता है। तो इस तरह से उनके जीवन के अलग अलग पहलू पर जब असर होने लगता है, तब जब प्रॉब्लम बढ़ जाता है, तब तब लोग अक्सर सलाह लेने आते हैं। तो ऐसे ही, तो जब भी हम लोग लोगों को समझाते हैं कि इसके बुरे असर हो रहे हैं, आपको इस चीज से दूर रहना चाहिए, तो लोग अक्सर, ये हमारा प्रॉब्लम इतना ज्यादा नहीं है, हमारा प्रॉब्लम कम है, तो हमारा प्रॉब्लम जो है वो हम हैंडल कर लेंगे, अभी तो मुझे स्ट्रेस है, अभी मुझे जरूरत है, ये फेज निकल जाएगा तो मैं छोड़ दूंगा। इस तरह से वो अपने पीने के जो बिहेवियर को जस्टिफाई करते रहते हैं। ऐसा भी होता है कि लोगों को पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो वो लोग चाहते हैं कि मुझे छोड़ना है, सलाह भी लेते हैं, लेकिन कभी कभी फॉलोअप नहीं रखते हैं। तो फॉलोअप नहीं रखते हैं तो कुछ दिन छोड़ते हैं, फिर शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो व्यसन का जो प्रॉब्लम है, एडिक्शन का जो प्रॉब्लम है, वो एक तरीके से एक रिकरिंग प्रॉब्लम है। इस टाइप का उसका नेचर है कि वो एक रिकरिंग प्रॉब्लम है। तो ये एक लंबी लड़ाई है। हम्म? जैसे हम लोग किसी लंबे टूर पे जाते हैं, जैसे अगर हमको राजस्थान से मुंबई जाना है, तो लंबे लंबा सफर है। तो लंबे सफर में अलग अलग चीजें होती है, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, कभी टायर पंक्चर भी हो सकता है। तो हम लोग सफर छोड़ते नहीं है ना। तो वो अगर टायर पंक्चर भी हो गया, तो हम लोग उसको, उसकी मरम्मत करते हैं, उसको चेंज करते हैं और सफर चालू रखते हैं। तो वैसे ही व्यसन व्यसन मुक्त होने का जो प्रवास है, वो भी एक लंबा प्रवास है। तो इसमें भी चैलेंजेस आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, कभी सक्सेस मिलता है, कभी फिर फिसल जाता है, फिर उपाय करना पड़ता है। तो ऐसे उतार चढ़ावों से उतार चढ़ाव से गुजर कर, उन अनुभवों से सीख कर आखिर आदमी व्यसन मुक्त हो सकता है। तो इसके लिए अगर वो एक अच्छा फॉलोअप रखता है, उसके लिए अगर एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम अगर उसको मिलता है, तो व्यसन मुक्त होने में उसको मदद होती है। तो अक्सर जब आदमी अपने आप अगर कोई व्यसन छोड़ने जाता है, तो उसको तकलीफ होती है। जैसे हमने कहा कि विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं लोगों को। तो इसलिए डॉक्टर की मदद से अगर आप व्यसन छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको व्यसन छोड़ना आसान हो जाता है। जैसे डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर आपका व्यसन छोड़ते वक्त जो विड्रॉल सिम्टम्स आपको आते हैं, वो कम करने के लिए दवाइयां देते हैं।
आपका काउंसलिंग करते हैं, आपका मनोबल बढ़ाते हैं, आपका मन परिवर्तन करते हैं। तो इस तरीके से दवाइयों की वजह से कैसे होता है, जैसे अभी ने शराब का उदाहरण लिया था, तो अगर शराब छोड़ते वक्त नींद नहीं आ रही है, हाथ कांप रहे हैं, बेचैनी लग रही है, चिड़चिड़ हो रही है, तो डॉक्टर क्या करते हैं कि ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे ये लक्षण दूर हो जाते हैं, तो तकलीफ पेशेंट को कम होती है और शराब से दूर रहना उनको आसान हो जाता है। तो ये जो विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं वो 4-6 दिन रहते हैं, कभी कभी 8-10 दिन रहते हैं। तो वो पहले जो 8-10 दिन है वो मुश्किल होते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि वो अपनी दवाइयों की वजह से, अपने काउंसलिंग की वजह से पेशेंट का मनोबल बढ़ाकर उसको ये जो पहले 8-10 दिन जो चैलेंजिंग होते हैं, तो उसको हैंडल करने के लिए उसको आसान कर देते हैं। तो इसको हम लोग डिटॉक्स भी कहते हैं। जैसे कोई टॉक्सिन है ना, जैसे अल्कोहल है, ये एक टॉक्सिन है ना, एक विषाणु पदार्थ है, तो उसको शरीर से निकालने की जो ये प्रोसेस है, इसको डिटॉक्स बोलते हैं। तो पहला जो स्टेज होता है ट्रीटमेंट का वो होता है डिटॉक्स। तो 8-10 दिनों में जो व्यसन है जो आपके शरीर में घूम रहा है, तो वो व्यसन की मात्रा कम कम होती जाती है और निकल जाती है, तो आपका शरीर जो है वो वापस क्लीन हो जाता है। तो ये जो पहला जो है शरीर को क्लीन करने का जो प्रोसेस है वो पहले हफ्ते में हो जाता है। अब दूसरा चैलेंज क्या होता है कि अब उस व्यसन के पास उस आदमी ने वापस नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए क्या करना जरूरी है। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो प्रिवेंटिव स्टेप होता है। तो उस व्यक्ति को अपने जीवन शैली में, अपने विचारधारा में बदलाव करने की जरूरत होती है। तो जैसे बदलाव कैसे करना है, क्या करना है बदलाव, कि पहले जब वो व्यसन करता है तो उसके मन में जो एक समीकरण तैयार हो जाता है कि एंजॉय करना है मतलब ड्रिंक लेना है या स्मोक करना है, रिलैक्स करना है मतलब क्या करना है, ड्रिंक करना है, अच्छा दोस्तों में उठना बैठना है, खाना खाने जाना है, तो उसका भी एक समीकरण होता है उनके मन में कि अगर दोस्तों के साथ खाना खाने जाना है तो ड्रिंक तो आ ही गया है। तो इस तरह से ये जो समीकरण मन में तैयार हो जाते हैं उनको बदलना जरूरी है। जैसे एंजॉय करना है तो उसके बहुत सारे अच्छे तरीके भी हैं एंजॉय करने के। अगर रिलैक्सेशन चाहिए तो उसके भी अलग अलग तरीके हैं। लोग म्यूजिक सुन के भी रिलैक्स हो सकते हैं, मूवीज देख के रिलैक्स हो सकते हैं, गपशप दोस्तों के साथ गपशप मार के भी रिलैक्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये जो एंजॉयमेंट या रिलैक्सेशन, या अगर फ्री टाइम है तो टाइम पास करने के लिए, या गेट टुगेदर्स का जो मन में जो एक व्याख्या है, ये व्याख्या बदलनी बहुत जरूरी है। तो वो सब जो है डॉक्टर जो है काउंसलिंग के थ्रू पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आपको जो आपके पुरानी जो जीवन शैली है उसमें बदलाव लाना है। तो फिर से व्यसन के पास नहीं जाने के लिए कोई ठोस कदम उठाना भी जरूरी है। तो जैसे अगर पहले जो पैटर्न होता था व्यसन करने का, जो पैटर्न है, जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जो काम करते हैं दिन भर और काम करते वक्त घर लौटते वक्त रास्ते में आते आते वो किसी होटल में ड्रिंक लेते हैं या वाइन शॉप से ड्रिंक उठा लेते हैं। तो अक्सर हम लोग ये भी सलाह देते हैं कि आपको ऐसे समय पर अगर आप रास्ता बदल नहीं सकते हैं तो आप किसी दोस्त की मदद लीजिए जो शराब नहीं पीता है, तो उसको आप हेल्प मांग सकते हैं कि ना आप मेरे साथ रहिए कुछ दिनों के लिए, मैं ड्रिंक छोड़ना चाहता हूं, तो आप मेरे साथ रहिए, अगर मेरा पैर फिसल रहा है तो आप मुझे रोक सकते हैं। तो हेल्प लेना चाहिए दोस्तों की जो ड्रिंक नहीं लेते हैं। और जो दोस्त है, जो ड्रिंक लेने वाले दोस्त हैं, उनसे दूर रहना बहुत जरूरी है। तो अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों के फोन तो आते हैं कि कहाँ है तुम, चलो सब लोग मिल रहे हैं, तुमको भी आना है। तो ऐसे टाइम पे उनको कोई ना कोई बहाना बनाकर वो जो वहां पे उनको मिलना टालना बहुत जरूरी है। शराब पीने के लिए कितने लोगों ने अक्सर झूठ बोला है, नशा करने के लिए अक्सर लोग झूठ बोलते हैं, तो नशा छोड़ने के लिए भी युक्ति करना पड़ेगा ना। तो हम लोग अक्सर बताते हैं कि जैसे दोस्तों का फोन आता है तो आप उनको बोल दीजिए कि जैसे मुझे पीलिया हो गया है, मुझे ट्रीटमेंट चालू है, तो मैं तो शराब से कुछ छू भी नहीं सकता हूँ। तो ये एक बहुत आसान बहाना है जिसकी वजह से दोस्त लोग फिर फोर्स नहीं करते हैं, है ना।
या फिर आप किसी दिन दूसरा बहाना बना दीजिए कि मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना है। तो कोई ना कोई 4-6 बहाने तैयार रखिए, तो दोस्तों को आप टाल सकेंगे। हो सके तो वो रास्ता बदल दीजिए, जहां अगर बीच में रास्ते में अगर वाइन शॉप आ रहा है तो किसी दूसरे रास्ते से आप घर जाइए, दोस्तों की हेल्प लीजिए। इस तरह से आप शराब से दूर रहने के लिए आप युक्ति लगा सकते हैं। तो एक सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है। तो सपोर्ट सिस्टम जो होता है वो एक डॉक्टर की तरफ से मिलता है, फैमिली मेंबर्स की तरफ से एक सपोर्ट सिस्टम तैयार होता है। और वैसे ही जैसे शराब छोड़ने के लिए अल्कोहलिक अनोनिमस नाम की एक संस्था है जो सपोर्ट सिस्टम देती है, तो उसको ए भी बोलते हैं। ए अल्कोहलिक अनोनिमस नाम की एक संस्था है जो पूरे विश्व में कार्यरत है और हर एक शहर में उसके ब्रांचेस हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि जिन्होंने शराब छोड़ दी है और जो शराब छोड़ना चाहते हैं उनकी मीटिंग्स होती हैं। तो शाम को जनरली लोग 6:30-7 बजे के बाद ड्रिंक्स लेना शुरू करते हैं, तो उसी टाइम पे उनकी मीटिंग होती है। तो शराब के अड्डे पर ना जाए, उससे अच्छा शराब छोड़ने वाले मीटिंग में जाए। तो वहाँ पे जब लोग शेयरिंग करते हैं कि मेरे ज़िंदगी पर ऐसा असर हुआ था, अब शराब छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में ये बदलाव आए हैं, तो वो सुनकर भी मोटिवेट होता है आदमी, और वहाँ पे लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से वो भी एक एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट सिस्टम है, जैसे अल्कोहलिक एनोनिमस है। ऐसे ग्रुप्स की भी आप मदद ले सकते हैं। तो जैसे हमने एक उदाहरण के तौर पे देखा कि शराब छोड़ते वक्त हम क्या कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर की मदद ले सकते हैं, तो उसके लिए शुरू में जो विड्रॉल सिम्टम्स है वो मैनेज हो जाते हैं। फिर मन परिवर्तन करना ज़रूरी है। मन में जो हमारे अलग अलग व्याख्याएं बनी हुई हैं, समीकरण बने हुए हैं, तो उनको बदलना ज़रूरी है, सोच बदलना ज़रूरी है, सपोर्ट सिस्टम्स की हेल्प लेना ज़रूरी है। तो वैसे ही एक और ऑप्शन होता है व्यसनी व्यक्ति को व्यसन से दूर रखने के लिए, वो होता है कि जगह जगह रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी बने हुए हैं। तो शराब से या कोई भी जो व्यसन है आपका, उससे दूर रहने के लिए थोड़े लंबे समय के लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी लोग एडमिट हो जाते हैं। तो रिहैबिलिटेशन सेंटर क्या होता है, उसमें क्या होता है, तो वो थोड़ी शॉर्ट में देखते हैं। जैसे तो रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए रहने चले जाते हैं। तो वहां से आप फिर वापस घर नहीं जाते या बाहर नहीं जा सकते हैं। तो होता क्या है कि आप शराब से दूर हो जाते हैं, आपके व्यसन से दूर हो जाते हैं, व्यसन करने वाले दोस्तों से भी आप दूर हो जाते हैं। और वहां पे मन परिवर्तन होने के लिए और जीवन शैली बदलने के लिए एक प्रोग्राम होता है। तो जैसे जीवन में जो डिसिप्लिन है वो फिर लाने के लिए, है ना, सही समय पर रात को सोना है, सही समय पर सुबह उठना है, एक्सरसाइज करना है, तो वहां पे ये सब करवा के लेते हैं। तो जैसे एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में जो एक टिपिकल दिन होता है वो जैसे सुबह 6 बजे शुरू होता है, तो लोग तैयार होते हैं। 7 बजे 1 घंटे के लिए योगा सेशन होता है, फिर नाश्ता होता है, बाद में फिर लेक्चर सीरीज होता है। तो इंटरैक्टिव सेशंस रहते हैं, अलग अलग जीवन के पहलू के ऊपर और एडिक्शंस के ऊपर लेक्चर्स होते हैं। तो फिर लंच टाइम होता है, फिर रेस्ट पीरियड होता है, तो बुक रीडिंग के लिए थोड़ा समय रहता है आफ्टरनून में या रेस्ट करने के लिए। फिर इवनिंग सेशंस होते हैं, और फिर इवनिंग में प्राणायाम या मेडिटेशन का सेशन होता है। फिर थोड़ा रिक्रिएशन के लिए समय होता है, टीवी होता है, कैरम, इंडोर गेम्स, चेस खेलते हैं लोग, डिस्कशंस करते हैं, शेयरिंग करते हैं, और रात को एक सही समय पर सोने की आदत भी डाल लेते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है रिहैबिलिटेशन सेंटर में, जिसकी वजह से जो खोया हुआ डिसिप्लिन आपके जीवन में फिर से वापस आ जाता है। तो अगर व्यसन से दूर नहीं रह पा रहे हैं, बार बार अगर व्यसन की तरफ वापस जा रहे हैं, तो रिहैबिलिटेशन सेंटर की मदद लेना भी एक बहुत अच्छा उपाय है। और रिहैबिलिटेशन सेंटर के से घर जब छूटते हैं तो एक नई तरीके से जिंदगी शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके आगे भी आपके डॉक्टर के साथ आपको फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जनरली कहते हैं कि 1 से 1.5 साल का जो फॉलोअप है, रेगुलर फॉलोअप आपको आपके डॉक्टर के साथ रखना है। क्योंकि जीवन में तो उतार चढ़ाव चलते रहेंगे, अलग अलग सिचुएशंस आते रहेंगी। तो वो जो चैलेंजेस है वो आप अकेले फेस करने के जगह पे किसी एक्सपर्ट काउंसलर है या डॉक्टर है, उनके सलाह के साथ अगर आप उसको
ये जो जीवन की जो लड़ाई है उसको अगर आप लड़ते हैं तो एक से भले दो बोलते हैं ना हम लोग, तो एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा से करता है, गाइडेंस काम करता है। तो इस तरीके से आपके डॉक्टर के साथ आप अगर आप जुड़े रहते हैं तो आप व्यसन मुक्त हो सकते हैं। तो एक बार व्यसन मुक्त होने के बाद में फिर हम लोग क्या सलाह देते हैं कि हम लोग कहते हैं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइए। ऐसा मत सोचिए कि आपका व्यसन छूट गया है, आप अभी तो संभल गए हैं, लेकिन आपको जीवन शैली में जो बदलाव किए हैं वो हमेशा के लिए रखने हैं। जैसे अगर आपने साल 2 साल भी अगर व्यसन से दूर रह गए आप, तो भी ऐसा नहीं सोचना है कि अभी मुझे कंट्रोल है तो मैं अभी ओकेजनली कर सकता हूँ या सोशली मैं ड्रिंक करूंगा या व्यसन करूंगा। ये जो सोच है ये फिर आपको व्यसन की तरफ लेके जा सकती है, क्योंकि जब तक आप व्यसन से दूर है तब तक आप दूर है। अगर आपने उसमें कुछ प्रयोग करना शुरू कर दिया, जैसे आपने सोचा कि चलो मैं अभी हफ्ते में एक बार लूंगा, लिमिट में लूंगा, थोड़ा लूंगा, कभी कभी लूंगा, तो ये जो है अपने आप को आप फंसा रहे हैं, एक अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। क्योंकि पहले जो आदमी व्यसनी था उसने अगर बहुत साल छोड़ने के बाद में भी अगर वो व्यसन करना शुरू करता है लिमिट में करने के प्लानिंग से, तो भी उसको फिर वो बार बार याद आने लगती है उस व्यसन की, और वो फिर से पुराने स्टाइल से वो व्यसन करने लग जाता है। तो इसलिए ये हमेशा याद रखना है कि उस रास्ते पे ही नहीं जाना है, उसमें कोई प्रयोग नहीं करना है। तो अगर ये कुछ नियम अगर हम फॉलो करते हैं तो आदमी व्यसन मुक्त जीवन जी सकता है। तो ये इन शॉर्ट था कि व्यसन मुक्त, व्यसन क्या होता है, व्यसनी किसको बोलते हैं, और व्यसन छोड़ने का जो रास्ता है वो किस तरीके का है। तो इसका एक हमने अल्कोहल का उदाहरण लेकर हमने ये समझने की कोशिश की। तो इसमें जरूरी यही है कि व्यसन से दूर रहना है, व्यसन करने वाले लोगों से दूर रहना है, और जीवन शैली और विचारधारा में बदलाव लाना है। तो जैसे डॉक्टर पंडित जी जैसे योगा साइकोथेरेपी का उन्होंने वर्कशॉप कंडक्ट किया है, तो ये भी एक जीवन शैली बदलने का एक तरीका है। तो योगा जो है इट इज़ ए वे ऑफ लाइफ कहते हैं ना। तो अगर हम योगा के सारे प्रिंसिपल्स हमारे लाइफ में लाते हैं, और जो हमारा जो रिच कल्चर है उसमें से बहुत सारी जो सीखने वाली बातें हैं वो अगर हमारी ज़िंदगी में शामिल करते हैं, तो हमारी जीवन शैली एक अच्छी जीवन शैली बन सकती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग व्यसनों से भी दूर रह सकते हैं और एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो ये इन ब्रीफ था अबाउट एडिक्शंस एंड देयर मैनेजमेंट। तो आखिर में मैं चाहूँगा कि एक प्रेयर आपके साथ शेयर करता हूँ, जो हमारे रिहैबिलिटेशन सेंटर में हम लोग इस प्रेयर का इस्तेमाल करते हैं। कि जीवन में जैसे बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, तो वो प्रेयर जानना चाहेंगे आप क्या होती है? तो अगर हो सके तो आप मेरे पीछे पीछे आप दोहरा सकते हैं, आप जहां बैठे हैं वहां पे। तो प्रेयर इस तरह से है कि हे भगवान, जो चीजें मैं बदल सकता हूं उस बदलने उसे उन चीजों को बदलने की मुझे शक्ति दे। जो चीजें मैं नहीं बदल सकता हूं उसको स्वीकार करने की मुझे मन की प्रसन्नता दे, और इन दोनों में क्या फर्क है ये समझने की मुझे बुद्धि दे। तो ये जो एक प्रेयर है इसको सेरेनिटी प्रेयर बोलते हैं। तो एक आसान सी सिंपल सी प्रेयर है, लेकिन जीवन के हर सिचुएशन में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रेयर के साथ मैं आज का ये जो प्रबोधन है ये यहाँ पे रोकना चाहता हूँ। और आपके बहुत सारे सवाल होंगे मन में, तो उस सवाल जवाब के लिए अगर हम लोग समय दे सकते हैं तो वो समय अभी दे सकते हैं। तो अगर आपके कोई सवाल है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं।